स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो इस चैप्टर के दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें एक टॉपिक जोड़ा गया था अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति के बारे में, तो उससे संबंधित भी हम एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू देखिए आपकी स्क्रीन पे है। देखिए पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? सिंपल सा आंसर है दोस्तों इस एमसीक्यू का, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। ठीक है, आपके ऑप्शन है लेबर पार्टी का, आपके दूसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी का, रूसी पार्टी का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूसी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और रही बात लेबर पार्टी की, तो ये तो ब्रिटिश की पार्टी थी, तो यानी कि बची कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हम देखिए दोस्तों लेवल जो है वो आसान से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? ठीक है, आपके ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। तो इसका आंसर भी दोस्तों सभी को ही पता होगा कि सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। ठीक है, अब देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, उसके बाद रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? आपके ऑप्शन है चेचन्या और तुर्कमेनिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान, तीसरा है दागिस्तान और अजरबैजान, और फोर्थ है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो चेचन्या और जो दागिस्तान है, इन दोनों में रूस के ये ही दो गणराज्य थे जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन उस समय चल रहे थे। कौन कौन से? चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बर्लिन की दीवार से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बर्लिन की दीवार की विशेषताएं भी आपको पता चल जाएंगी और कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं आपके। पहला है बर्लिन की दीवार पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया इन दोनों के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। सही है। यह दीवार 1961 में बनी थी, ये भी सही है। यह 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी, ये भी सही है। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, ये भी सही है। इसे नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बचता है 6, इनमें से कोई नहीं। तो बर्लिन की दीवार से संबंधित इन 5 पॉइंट्स में 5 ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है। तो बर्लिन की दीवार के बारे में कौन सा कथन गलत है? 6, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब सोवियत संघ के विघटन से संबंधित प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके बारे में एक कथन यहाँ पे गलत है, वो कौन सा? एक दलीय व्यवस्था के अत्याचार की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, हाँ ये सही है। सोवियत संघ जो था वो हथियारों के प्रति उसका ज़्यादा मोह था, हथियारों को अधिक बना रहा था, इसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की वजह से सोवियत संघ का विघटन होगा, ये भी सही है। मिखाइल गोर्बाचेव की सफल नीतियाँ, तो देखा दोस्तों आपने कि सिंपल सा आंसर इसका निकल के आएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव की सफल नीतियाँ, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव की तो नीतियाँ कभी सफल हुई ही नहीं थी पूरी तरीके से। अगर ये सफल हो जाती तो सोवियत संघ का विघटन होता ही नहीं। यानी कि ऑप्शन जो 4 है मिखाइल गोर्बाचेव की सफल नीतियाँ, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी कि सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, अब इनमें से एक ऑप्शन है जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। पहला ऑप्शन है शीत युद्ध खत्म हो गया, हाँ ये सही है कि शीत युद्ध खत्म हो गया। दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया, हाँ ये भी सही है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो था वो रूस बना, ये भी सही है। फोर्थ है वैश्विक स्तर पर रूस और अमेरिका दो महाशक्ति बने। तो देखिए पहले ही जब शीत युद्ध अमेरिका सोवियत संघ के साथ में था, ठीक है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जब सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, उत्तराधिकारी रूस बन गया, तो रूस तो महाशक्ति बना ही नहीं। महाशक्ति कौन बचा था? अमेरिका। यानी कि वैश्विक स्तर पर रूस और महाशक्ति ये दो महाशक्ति बने, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करना है कि कौन कौन सी घटना जो वो कब कब हुई उसके बारे में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है अफगान संकट, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। तो इनमें से एक तो दो तो खैर सभी को ही पता होंगे कि रूसी क्रांति का ऑप्शन कहाँ पे जाएगा, 1917 पे, ठीक है। रूसी क्रांति कहाँ पे जाएगा, फोर्थ का जाएगा 1917 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सोवियत संघ का विघटन, तो ये तो जाएगा 1991 पे, ठीक है। बर्लिन की दीवार का गिरना तो ये 1989 पे जाएगा। बचा अफगानिस्तान नहीं, अफगान संकट, तो अब एक ही बचा है 1979, तो अफगान संकट जाएगा 1979 पे। यानी कि अफगान संकट आया था 1979 में, बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शॉक थेरेपी से संबंधित एक प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शॉक थेरेपी है इसका अर्थ क्या है, आघात पहुंचाना, उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपरोक्त सभी। तो शॉक थेरेपी का जो सिंपल सा देखिए, पहले तो आघात पहुंचाना भी शॉक थेरेपी का अर्थ है, उपचार करना भी, लेकिन जब ऑप्शन मिल गया है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो कि इसका शाब्दिक पूर्ण रूप से अर्थ है, तो अर्थ जो शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से एक परिणाम ऐसा है जो शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है, वो कौन सा है। देखिए ऑप्शन है गराज सेल, रूसी मुद्रा रूबल का उन्मूलन, जीडीपी में गिरावट, सामूहिक कृषि को अधिक बढ़ावा दिया गया। तो शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम में गराज सेल भी हमने पढ़ा है, रूसी मुद्रा का अवमूलन भी हुआ था, ये भी हमने पढ़ा है, जीडीपी में गिरावट आई थी, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन ये जो ऑप्शन है फोर्थ, सामूहिक कृषि को अधिक बढ़ावा दिया गया, ये गलत है, क्योंकि शॉक थेरेपी के बाद जब शॉक थेरेपी हुई तो उसके परिणाम स्वरूप सामूहिक कृषि को खत्म करके निजी कृषि को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। यानी कि शॉक थेरेपी का जो परिणाम है वो फोर्थ नहीं है, क्या, सामूहिक कृषि को अधिक बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो प्रश्न है ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले आपको 30 के 3 ऑप्शन बताते हैं। भारत और रूस के संबंध के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी भारत और रूस के जो संबंध है इसके बारे में एक कथन जो वो गलत है, वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है भारत रूसी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है, ये भी सही है। भारत में तेल का अधिकतर आयात जो होता है वो रूस से होता है, ये भी सही है। भारत और रूस दोनों ही विश्व को बहुध्रुवीय देखना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया था, ठीक है। फोर्थ है भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों जैसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर तक जाने जाते थे, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है सोवियत संघ, तो ये वाला ऑप्शन जो है इससे भी संबंधित है, रूस से भी, क्योंकि जो सोवियत संघ है और रूस है ये आप दोनों में ही लिख सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट 5 है भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों की भारत में स्थापना, ये वाला पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम नाम के जो ये इस्पात कारखाने हैं भारत में इसकी स्थापना जो है वो सोवियत संघ के दौरान हुई थी। सोवियत संघ के साथ जब भारत की मित्रता थी तब ये सभी जो इस्पात कारखाने हैं भारत में इनकी स्थापना हुई थी। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो फिफ्थ है भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों की भारत में स्थापना, ये गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा हुआ था, सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है। तो भारत और रूस के संबंध के विषय में ये क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट जो है फिफ्थ वाला, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो नया टॉपिक जुड़ा है, कौन सा, अरब स्प्रिंग के बारे में, तो उससे संबंधित मैंने 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले हैं। देखिए पहला क्या है, मोहम्मद बाऊजीजी के बारे में कौन सा कथन गलत है। मोहम्मद बाऊजीजी का जो जन्म है वो 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था, हाँ ये सही है। दूसरा है ट्यूनीशिया एशिया महाद्वीप में छोटा सा देश है। तीसरा है जब वे 3 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, हाँ ये सही है। और इन्होंने फल बेचने का कार्य जो था वो लगभग 10 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दिया था, ये भी सही है। इसमें से जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ट्यूनीशिया एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, ये गलत है, क्योंकि जो ट्यूनीशिया है वो अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड है अरब स्प्रिंग की, अरब क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? ट्यूनीशिया से, मिस्र से, इराक से, या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र और इराक में भी हालांकि ये फैली थी, लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई है, जहाँ से इसकी नींव पड़ी है, वो हुई थी ट्यूनीशिया से। ठीक है। अगला है अरब स्प्रिंग कहाँ कहाँ तक फैला? जो अरब स्प्रिंग है वो कहाँ कहाँ तक फैला? ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है ट्यूनीशिया इस अफ्रीकी महाद्वीप तक, ठीक है, मोरक्को लीबिया तक, इराक सऊदी अरब, इजिप्ट यमन सीरिया। तो ये हर जगह फैला था। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन ऐड करना मैं भूल गया कि उपरोक्त सभी, यानी कि एक पॉइंट जो होगा वो 5 जो आएगा यहाँ पे वो लेके आएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा उपरोक्त सभी। ये ट्यूनीशिया, अफ्रीका, मोरक्को, लीबिया, इराक, सऊदी अरब, इजिप्ट, यमन और सीरिया हर जगह फैला हुआ था। यानी कि ऑप्शन 5 जो होगा उपरोक्त सभी, ये आपका सही होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अरब स्प्रिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं था। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिए मैंने आपको, वैसे तो 4 ही होते हैं, कि अरब स्प्रिंग जो है उसका उद्देश्य नहीं था तानाशाही को समाप्त करना, लोकतंत्र लाना, मानवाधिकार हनन को रोकना, गरीबी, रोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता को निजात पाना, राजतंत्र स्थापित करना। तो देखिए जो अरब स्प्रिंग है इसका उद्देश्य तानाशाही को समाप्त करना भी था, ठीक है, लोकतंत्र लाना भी था, मानवाधिकारों के हनन को रोकना भी था, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता को निजात पाना भी था। लेकिन जब ये यहाँ पे हमने बता ही दिया गया है कि तानाशाही को समाप्त करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 5 है राजतंत्र को स्थापित करना, ये तो गलत ही होगा। या तो आप राजतंत्र स्थापित कर लो या तो लोकतंत्र। तो जब इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र स्थापित करना था, तानाशाही को समाप्त ही करना था, तो राजतंत्र स्थापित किया ही नहीं जा सकता। यानी कि ऑप्शन 5 है राजतंत्र स्थापित करना, ये गलत है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अरब स्प्रिंग के निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं था? जो अरब स्प्रिंग है इसके निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं है? अरब क्रांति सफल नहीं हुई। हाँ, ये सही है कि अरब क्रांति जो है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। अरब क्रांति का लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। फिर है अरब नहीं, ये जो सेकंड ऑप्शन है अरब स्प्रिंग का लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ, ये गलत है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लीबिया और सीरिया पूरी तरीके से तबाह हो गए। ठीक है। फोर्थ है अरब स्प्रिंग का लाभ अरब के अन्य देशों में भी हुआ। देखिए अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई होगी, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ सब कुछ। देखिए अरब क्रांति सफल नहीं हुई, ये सही है। अरब स्प्रिंग का लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ, ये सही है, क्योंकि लीबिया और सीरिया तो पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। अरब स्प्रिंग का लाभ अरब के अन्य देशों में पूर्ण रूप से नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन 4 जो है अरब स्प्रिंग का लाभ अरब के अन्य देशों में हुआ, ये गलत है। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 2 है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें ये अरब स्प्रिंग के बारे में एक टॉपिक जोड़ा गया था, उससे संबंधित भी मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।